नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं। इसके बजाय दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का, दूसरा लाइव मिंट का। इंडियन एक्सप्रेस का जो इशू है वो सी राजा मोहन का आर्टिकल है जो हर ट्यूसडे को आता है। क्वाड और अलायंसेस की वैल्यू को लेकर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। और लाइव मिंट का जो आर्टिकल है वो 7th शेड्यूल को लेके है। इन दो इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और अब प्री हो चुका है, तो कल से हम एथिक्स का भी क्वेश्चन डिस्कस करना फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्वाड और कोलिशंस की वैल्यू के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल सी राजा मोहन के द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, आज क्वाड ग्रुप की मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होगी। क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इन 4 देशों के विदेश मंत्री आज मिलेंगे टोक्यो में। जब भी देखो इंडिया के किसी अलायंस को ज्वाइन करने की बात निकल के आती है ना, या फिर यूएसए के करीब जाने की बात आती है, तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स में ये अच्छा खासा चर्चा का विषय बनता है। इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है, आज़ादी के बाद से ही हमेशा से इंडिया ये कहते आया है कि हम कोई अलायंस सिस्टम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स में ये चर्चा होने लगती है, क्या इंडिया अब अपनी उस नीति को छोड़ रहा है? क्या इंडिया यूएसए का अलायंस ज्वाइन करने वाला है? वही सब कुछ अभी भी हो रहा है। आज क्वाड की मीटिंग होगी तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि उस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आता है। तो ये तो बात हुई कंटेक्स्ट की। अब बात करते हैं अलायंसेस का नेचर क्या होता है। सी राजा मोहन देखो 4 क्वेश्चंस की सहायता से इस पूरे इशू को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अलायंसेस का नेचर क्या होता है। अलायंस देखो, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कमिटमेंट होती है कि किसी थर्ड पार्टी से आपकी सुरक्षा की जाएगी। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, इंडिया और यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। यूएसएसआर ने यह कहा था, अगर यूएसए आपके ऊपर हमला करता है तो हम आपको बचाने के लिए आएंगे। तो एक प्रकार से यूएसएसआर ने अपनी कमिटमेंट दी थी, उसी प्रकार से इंडिया ने भी कोई कमिटमेंट दी होगी। तो कहने का मतलब ये है, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कोई कमिटमेंट को लेके एग्रीमेंट साइन होता है थर्ड पार्टी से प्रोटेक्शन को लेके, तो उसे अलायंस कहा जाता है। ये अलायंस देखो बायलेटरल भी हो सकता है और मल्टीलेटरल भी हो सकता है। बायलेटरल मतलब 2 देशों के बीच में भी साइन हो सकता है और कई सारे देशों के बीच में भी साइन हो सकता है। और ये अलायंस रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब फॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, और अनौपचारिक वे में भी हो सकता है, अनरिटन फॉर्म में। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने ये जाना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले इस प्रकार से काफ़ी सारे अलायंसेस बने थे। कुछ अलायंस फॉर्मल थे और कुछ इनफॉर्मल भी थे। वैसे इंडिया के डिस्कोर्स में, हमारी फॉरेन पॉलिसी के डिस्कोर्स में हम अलायंस को ज़्यादा अच्छा मानते नहीं हैं। इसीलिए कुछ दिनों पहले भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी, इंडिया किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करने वाला है। वैसे देखो, हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है, चाहे महाभारत हो, पंचतंत्र की कहानियां हों या फिर अर्थशास्त्र हो, इन सब में अलायंस का उल्लेख देखने को मिलता है। हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अलायंस समय समय पर होता रहता है और टूटता भी रहता है। बट जैसा हमने डिस्कस किया, फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज में हम अलायंस को ज़्यादा अच्छा मानते नहीं हैं। इसका देखो वैसे एक रीज़न भी है। रीज़न क्या है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो उस समय कोल्ड वार चल रहा था। इवन उससे पहले भी अलायंस बना था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर को हराने के लिए यूएस और यूके तो साथ ही थे, उन्होंने यूएसएसआर के साथ भी हाथ मिलाया था ताकि हिटलर को हराया जा सके। वो बात अलग है, बाद में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में भी कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था।
तो इन दोनों देशों के बीच होड़ लगी थी ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ लाने के लिए। बट इंडिया को लगा अरे भैया अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, हम नहीं युद्ध में पड़ना चाहते, हम नहीं किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ना चाहते, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमारे देश के उसमें जो लीडर्स थे उन्हें लगता था लोगों से जो वादा पूरा किया है कि गरीबी हम मिटाएंगे, वो उस वादे को हम पूरा नहीं कर सकेंगे अगर हम मिलिट्री अलायंस सिस्टम में पड़ गए। तो इसी वजह से इंडिया ने नैम को सपोर्ट किया था। बट ये जो साइकोलॉजी है ना इंडिया की कि हम किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये साइकोलॉजी आज भी इंट्रेंस्ड है। बेशक आज यूएसए और यूएसएसआर के बीच कन्फ्लिक्ट नहीं है, बेशक यूएसएसआर 1990 में ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, चलो मान लिया कि मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करना तो इंडिया को पसंद नहीं है, क्या इंडिया ने कभी अलायंस बनाए हैं? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इसका आंसर है यस। इवन आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इंडिया ने अलायंसेस बनाए हैं। पहले बात करते हैं आज़ादी से पहले की, प्री इंडिपेंडेंस इरा की। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे कुछ नेशनलिस्ट ने इंपीरियल जर्मनी के साथ अलायंस किया था और फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल सेटअप की थी काबुल में। इसके बाद इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, जैसा आप जानते हो, सुभाष चंद्र बोस ने इंपीरियल जापान के साथ अलायंस बनाया था और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स में। तो ये तो बात की हमने आज़ादी से पहले की। आज़ादी से बाद क्या हमने अलायंस बनाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था ना, तब नेपाल, भूटान और सिक्किम, इनको डर लग गया था कहीं चाइना हमारे ऊपर भी कब्जा ना कर ले। तो ये इंडिया के पास आए थे प्रोटेक्शन के लिए। तो उस समय इंडिया ने इनके साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। नेपाल के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी वो तो आज भी वैसे की वैसे है। हालांकि भूटान के साथ हुई फ्रेंडशिप ट्रीटी चेंज हो चुकी है 2007 में, जबकि सिक्किम तो अब इंडिया का पार्ट है। 1975 में सिक्किम इंडिया में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया था। उस समय क्या था, नेहरू ने किसी प्रकार के अलायंस को ज्वाइन करने से मना किया था। बट जैसे ही इंडिया चाइना से युद्ध हार रहा था तो नेहरू ने कोई हिचक नहीं की यूएसए के पास जाने की, यूएसए से हेल्प मांगने की कि आप हमारी हेल्प कीजिए चाइना से बचने के लिए। तो मतलब जब भी आवश्यकता पड़ी हमने अलायंस को ज्वाइन किया है। इवन 1971 में हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की। इसके अलावा 1972 में हमने बांग्लादेश के साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। तो एक बात तो साफ है, इंडिया भी अलायंसेस बनाता है। बट क्वेश्चन उठता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत इंडिया अलायंसेस बनाता है और कौन सी टर्म्स पर बनाता है? यहां से तीसरा क्वेश्चन इमर्ज होकर आता है, क्या यूएसए हमें वैसा अलायंस ऑफर कर रहा है जैसा हम चाहते हैं? मतलब क्या यूएसए हमें ऐसा अलायंस ऑफर कर रहा है कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे चाइना के अगेंस्ट? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्टीफन, इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि फ्यूचर में क्वाड एक प्रकार से अलायंस की शक्ल ले सकता है। देखो, यूएसए के किसी अधिकारी ने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी तो हम इसे यूएसए का स्टैंड तो नहीं मान सकते कि ये यूएसए का स्टैंड है। और अभी ट्रंप जो हैं वो आपको पता है अलायंस के खिलाफ हैं। वो तो जापान को भी बोल देते हैं, ऑलरेडी यूएसए का अलायंस है जापान के साथ, नाटो में है यूएसए, नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच अलायंस है। तो इनको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं ट्रंप। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चलो मान लिया यूएसए ने फॉर्मल कमिटमेंट इंडिया को कर भी दी कि हम चाइना से आपकी सुरक्षा करेंगे, मतलब चाइना से अगर युद्ध हो जाता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इस प्रकार का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट यूएसए इंडिया के साथ साइन कर लेता है। बट इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या यूएसए उस कमिटमेंट को निभाएगा? क्योंकि देखो, इतिहास हमें यह शो करता है कि पास्ट में अगर विभिन्न देशों के बीच अलायंस साइन भी हुए हैं, फॉर्मल कमिटमेंट दी भी है एक देश ने दूसरे देश को, कोई जरूरी नहीं उस कमिटमेंट को निभाया गया है। अब पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। 1954 में पाकिस्तान और यूएसए के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट।
इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था यूएसए पाकिस्तान की हेल्प करेगा इंडिया के अगेंस्ट। देखो यूएसए का मेन मकसद ये था, उस समय यूएसएसआर में कम्युनिज्म था और कम्युनिज्म काफी तेजी से फैल रहा था, तो यूएसए चाहता था कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोका जा सके। तो यूएसए ने कमिटमेंट तो दे दी पाकिस्तान की, लेकिन 1971 में क्या कुछ हुआ वो आपको भी पता है। यूएसए ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। जैसे ही यूएसए ने अपना एक वेसल भेजा बंगाल की खाड़ी में, यूएसएसआर का जो वेसल था इंडिया के साथ हुई फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण वो भी आ गया। तो यूएसए को लगा अगर हम पाकिस्तान की मदद करेंगे तो हमारा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा यूएसएसआर से। तो एग्रीमेंट होने के बावजूद यूएसए पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। इवन जैसा हमने डिस्कस किया, यूएसए का अभी मिलिट्री अलायंस है जापान के साथ, फिलीपींस के साथ भी है। बट कल को अगर चाइना और जापान की लड़ाई हो जाती है तो किस लेवल पे जाके यूएसए जापान की मदद करेगा ये साफ नहीं है। मतलब यूएसए की जो ऑब्लिगेशन है कितनी है, कितना खर्चा करने को तैयार है, क्या यूएसए अपने सैनिक भेजेगा, कैसे जापान की सुरक्षा करेगा, एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है। और वैसे देखो क्वाड के बारे में चर्चा तो काफ़ी हो रही है, लेकिन एक बात जो निकल के आती है क्लियरली, अभी फिलहाल यूएसए किसी प्रकार का मिलिट्री अलायंस इंडिया को ऑफर नहीं कर रहा है। और इंडिया भी इस बात से भली भांति से परिचित है कि अपने युद्ध खुद ही लड़ने पड़ते हैं। आप किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अपनी सुरक्षा के लिए अपने जो वार्स हैं वो खुद ही लड़ने पड़ते हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दोनों देश यूएसए और इंडिया जिन जिन इश्यूज पर दोनों देशों के जो इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं उन इश्यूज को लेके अलायंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन में सी लेन्स को सुरक्षित रखना है ताकि चाइना जैसे देश उन पर कब्जा ना कर सकें, तो इस इशू को लेके यूएसए और इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है पूरी तरह से मिलिट्री अलायंस बनाने के बजाय इंडिया और यूएसए पर्टिकुलर इश्यूज को लेके अलायंस बना सकते हैं। अब यहां से चौथा क्वेश्चन निकल के आता है, इंस्ट्रूमेंटल नेचर ऑफ अलायंसेस। देखो इस पॉइंट में तो साफ साफ ये बोला जाता है कि अलायंस इररिलेवेंट हो सकता है समय के साथ। जैसे इंडिया ने नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, उस समय फ्रेंडशिप ट्रीटी ये सोच के साइन की थी कि इंडिया नेपाल की हेल्प करेगा चाइना से बचने के लिए। बट आज आपको भी पता है ये नेपाल वालों को आज चाइना से कोई खतरा लगता नहीं है, तो ये इंडिया के बारे में बुरा भला बोलते हैं काफ़ी सारे लीडर्स नेपाल के, और ये भी मांग करते हैं कि इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ये जो अलायंसेस होते हैं ना, स्पेसिफिक टाइम में बनाए जाते हैं और समय के साथ इनकी सिग्निफिकेंस बनी रहेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। पहले देखो 1950s में चाइना यूएसएसआर के काफ़ी करीब था, क्योंकि चाइना में भी कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। बट धीरे धीरे चाइना यूएसए के करीब चला गया। सोच के देखिए, चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बावजूद इसके धीरे धीरे चाइना यूएसए के करीब चला गया 1971 के आसपास, 1970s में। और आज एक बार फिर से आप देख लो, चाइना रशिया के करीब चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि चाइना ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अलायंस बनाए हैं। जैसी चाइना को आवश्यकता लगी वैसी ही चाइना ने अलायंस बनाए। बट एक दूसरी तरफ हमारा इंडिया है। इंडिया भावनाओं में बह जाता है, अरे हम तो नेम वाले हैं। अरे क्या करोगे भाई आप नेम का? अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व करो ना, आइडियोलॉजी के ऊपर ढो मत। मतलब इमोशनल मत हो किसी आइडियोलॉजी को लेके, अपना फायदा नुकसान देखो, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। समझ गए? चाइना का एग्जाम्पल देते हुए कि चाइना ने अपना फायदा नुकसान देखते हुए अलायंस बनाए हैं, अलायंस तोड़े हैं। इंडिया को भी अपना फायदा नुकसान देखते हुए अलायंस बनाना चाहिए। आइडियोलॉजी के बर्डन को नहीं ढोना चाहिए कि हमने पहले नहीं बनाए तो अभी भी नहीं बनाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अलायंसेस की वैल्यू को लेके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 7th शेड्यूल से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ये बताइए 7th शेड्यूल है क्या हमारे संविधान का? 7th शेड्यूल में देखो साफ तौर पे बताया गया है कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेके पावर्स
यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं कानून बनाने की, पॉलिसीज बनाने की। कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको लेके पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं कानून बनाने की और पॉलिसीज बनाने की। तीसरे नंबर पे कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उन पर सेंटर के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, और स्टेट असेंबली के द्वारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रिवेल होगा। ये है 7th शेड्यूल। आर्टिकल में देखो शुरुआत में एक एनेक्डोट की बात की जाती है। 1972 में महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त सूखा आया था। महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट आधे डिस्ट्रिक्ट्स सूखे के शिकार हो गए थे। इवन कैटल के लिए यानी पशुओं के लिए फोडर उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वसंतराव नाइक वो इंदिरा गांधी के पास गए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को अर्जेंट असिस्टेंस की आवश्यकता है, मतलब मदद की आवश्यकता है। बट उस समय यूनियन गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। तो उस समय जो स्पीकर थे महाराष्ट्र के मिस्टर पेगे, उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को कहा कि कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, और महाराष्ट्र की सरकार अपने ही पैसों की सहायता से ड्रोट रिलीफ प्रोग्राम लॉन्च करेगी। ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया। पैसे कहां से आए? अर्बन वर्कर्स के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया था। ऑलमोस्ट 30 सालों तक ये प्रोग्राम सही ढंग से चलता रहा महाराष्ट्र में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और यहीं से निकल के आती है नरेगा स्कीम। समझ गए? जो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी ना महाराष्ट्र की, इसी से निकल के आती है नरेगा स्कीम, जो अभी पूरे भारत में लागू है। देखो, नरेगा स्कीम जो अभी पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो रही है, इसमें 90% पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत ही कम कंट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस महामारी के ईरा में ये स्कीम बहुत कारगर साबित हो रही है। मतलब नरेगा जो प्रोग्राम है ये कारगर साबित हो रहा है। इवन इकोनॉमिक सिचुएशन को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने में इस प्रोग्राम का रोल होगा। रिसेशन को कम करने का काम करेगा ये प्रोग्राम। अभी टोटल बजट बढ़ के हो चुका है इस प्रोग्राम का, नरेगा का, 1 ट्रिलियन रुपीस। बट इसी के साथ राइटर ये भी बोलते हैं, नरेगा स्कीम हमें बताती है किस प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में इंट्रूड करने की कोशिश कर रही है। मतलब कोशिश क्या कर रही है? कर ही रही है आज़ादी के बाद से ही। सिंपल भाषा में बोलूं, नरेगा स्कीम एक एग्जाम्पल है कैसे 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वहां पर भी यूनियन गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है। और हैरानी की बात यह है, जब नरेगा को लेके एक्ट बना था तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध भी नहीं किया कि भैया आप स्टेट सब्जेक्ट को लेके प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, स्टेट सब्जेक्ट को लेके आप एक्ट बना रहे हो। देखो, वैसे राइटर ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, बट आप यहां पर देखिए ये कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स हैं विकिपीडिया पे, और कॉन्करेंट लिस्ट में 23वें नंबर पे देखिए सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब विकिपीडिया के हिसाब से ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो राइटर शायद किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट्स को लेके भी कानून बना देते हैं, प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। 1951 में जब प्लानिंग कमीशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उन सब्जेक्ट्स से संबंधित जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे वाटर, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री।
ये सब स्टेट डोमेन में आते थे, बट इनको लेके भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए, कानून बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन उठता है स्टेट्स ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टेट्स को पैसा मिल रहा था। स्टेट्स को लगा कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है, बनाने दो, हमें तो पैसा मिल रहा है, हमारा जो बर्डन है, फिजिकल बर्डन थोड़ा कम होगा। तो पैसों के लालच में स्टेट गवर्नमेंट्स ने विरोध नहीं किया। देखो एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, ये एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, लेकिन 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उस समय 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र कर दिए गए थे स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और सबसे लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट्स अब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन उठता है स्टेट्स ने विरोध क्यों नहीं किया? स्टेट्स ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था पैसा मिल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की सहायता से, बट उन्हें यह नहीं पता था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट्स पर बन रही हैं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है स्टेट सब्जेक्ट्स पर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अगर प्लानिंग कमीशन से थोड़ा बहुत पैसा दिया जा रहा था स्टेट्स को, तो फिर दूसरे हाथ से ले रही थी। फाइनेंस कमीशन फिर कम पैसा दे रहा था स्टेट्स को। ये तो वही बात हुई, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से कम करना। इवन देखो 1913 में जो गुजरात के सीएम थे, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की बात की जा रही है, जब वो गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाया था कि सेंट्रल स्कीम्स जो हैं उनमें स्टेट्स की नहीं चलती हैं। स्टेट्स को पैसा चाहिए इरिगेशन के लिए और सेंटर पैसा देता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। ये तो गलत है ना, ऑटोनॉमी नहीं है स्टेट्स के पास में। बट अब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने भी इस स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव लाया नहीं है। हालांकि प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, कुछ तो रैशनलाइज हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम अभी नहीं बदला है। अभी भी जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है नरेगा का, नरेगा के लिए 90% पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अटेंडेंस कैसे होगी वर्कर्स की, पैसा डायरेक्टली बैंक खातों में जाएगा, किसको काम देना है किसको नहीं देना है। देखो कुछ चीज़ें तो ये ठीक हैं भाई, करप्शन कम करने के लिए। अदरवाइज तो शुरू में क्या होता था, गांव में गोश्त वर्कर्स की सहायता से पैसा लूट लिया जाता था कुछ सरपंचों के द्वारा, मतलब करप्शन काफ़ी होता था। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर चेंज लेके आई है ताकि करप्शन को कम से कम किया जा सके। बट देखो हर जगह स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग अलग जगह पर लोकल जो हालात हैं वो अलग अलग हैं। तो एक जो साइज है वो हर जगह फिट नहीं होता है। लोकल पंचायतों को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। लास्ट में ये बोला जाता है कि जीएसटी का अभी विरोध किया जा रहा है कुछ स्टेट्स के द्वारा कि जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, उस वादे को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं निभाया जा रहा है। तो कंक्लूजन में यही रिमार्क्स देते हैं राइटर कि 7th शेड्यूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन की आवश्यकता है, और आवश्यकता ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दी जाए अपने सब्जेक्ट्स को लेके और उनको इंक्रोच ना किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया 7th शेड्यूल से संबंधित। आज हमने 2 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।